नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बेहद ज़्यादा आम हो जाता है कि हम कई बार अपनी जीवन शैली की जो आदतें हैं उसको बिगाड़ लेते हैं और इसकी एक बड़ी वजह होती है कि बीमारी बड़ी तेजी के साथ घर कर जाती है। इन्हीं बीमारियों में एक शामिल है मधुमेह। मधुमेह यानी डायबिटीज़ आज के समय बड़ी तेजी के साथ पैर पसार रही है और इसे एक धीमी मौत भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि अगर ये बीमारी एक बार शरीर को पकड़ ले तो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती है। उससे भी ज्यादा चिंता इस बात के लिए बढ़ रही है क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार मधुमेह एक समय तक केवल उम्र दराज लोगों को होती थी, लेकिन आज के समय में ये बच्चों तक को अपनी जद में ले रही है। आखिर क्या कुछ वजह है जो इतनी तेजी के साथ ये पैर पसार रही है, कैसे पहचाने, क्या कुछ बचाव है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। तो चलिए आगाज करते हैं हेल्थ गुरु का। आज इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज गिदम। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। थैंक यू। सर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि अगर इंसान को पता हो कि जागरूकता बीमारी को लेकर हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बचाव बड़ी आसानी से हो जाते हैं। सबसे पहले हम हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर मधुमेह होता क्या है। मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। मेटाबॉलिक डिजीज़ इसका मतलब होता है कि जो हम जो कंज्यूम करते हैं, हमारे कंजम्पशन में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो जब इसमें डिस्टर्बेंस होता है इसके मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन में, तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। इसको पहचाने कैसे पता चलेगा कि हम डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं? डायबिटीज़ के प्रमुख लक्षण होते हैं कि पेशेंट को इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी उसको बार बार पेशाब जाना होता है, बार बार पानी पीना होता है। पानी पीने के बाद भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। उसके अलावा पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस हो जाता है, बहुत कमज़ोरी होने लगती है। पेशेंट की भूख बढ़ जाती है, ऐसा उसे बार बार भूख लगती है मगर पेशेंट का वज़न कम होने लगता है। इसके अलावा पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस होने लगते हैं बिकॉज उसका इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो दूसरे कई तरह के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। ये प्रमुख लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। डॉक्टर, हम कई बार देखते हैं क्योंकि अगर एक बार पहचान हो जाए तो इलाज बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हम इसके खतरे की बात करें कि मौजूदा दौर में डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। खतरे की बात करें तो पहले हमें ये जानना होगा कि इंडिया में एट प्रेजेंट इंडिया और चाइना दो ऐसी सबसे बड़ी कंट्रीज़ है जिसमें डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। चाइना नंबर 1 में है और इंडिया नंबर 2 में। मगर कुछ सालों में ऐसा हो जाएगा कि इंडिया चाइना को टेक ओवर करके इंडिया विल बी द नंबर 1 कंट्री। ये हमें देखना होगा कि इंडियन पॉपुलेशन जो है दे आर वेरी मच प्रोन फॉर डायबिटीज एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन, यानी दुनिया के जो बाकी लोगों की जो पॉपुलेशन है उससे इंडिया की पॉपुलेशन या फिर आप कह सकते हैं एशियन पॉपुलेशन इज वेरी मच प्रोन टू डायबिटीज। इसका रीज़न ये है कि इंडिया में डायबिटीज एज कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन एक डिकेड पहले हो जाता है। उसके अलावा इंडियन रेस जो है उनका अलग सा फिजिकल फीचर जो है अलग होता है। जैसे इंडियन रेस में हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है उनको सेंट्रल ओबेसिटी होती है, यानी पेट में ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है एज कम्पेयर टू बॉडी के अदर एरियाज में। उसके अलावा जो मसल मास होता है वो बहुत कम होता है। इसके वजह से इंडियन पॉपुलेशन, स्पेशली एशियन पॉपुलेशन, दे आर वेरी मच प्रोन फॉर डायबिटीज़। डायबिटीज़ का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एज़ कम्पेयर टू जिनको हमें पता है कि इन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें हमें नहीं पता कि इनको डायबिटीज़ है, वो पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर हम देखें कि डायबिटीज़ एक आदमी को है तो इक्वल रेशो में एक आदमी को डायबिटीज़ है जो उसको पता ही नहीं है, तो 50-50% है। हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 से 4 डिकेड्स में इंडिया में जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ फूड हुआ है, जो अवेलेबिलिटी हुआ है वेस्टर्न फूड का, जैसे फास्ट फूड है वो बहुत इंक्रीज हुआ है, उसके वजह से ओबेसिटी बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई है इंडिया में। उसके वजह से डायबिटीज़ भी बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। डॉक्टर मनोज, उपाय की बात की जाए, क्या कुछ उपाय हैं?
उपाय की बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सलाह देते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में यूजुअली डाइट मॉडिफिकेशन होता है और एक्सरसाइज। डाइट मॉडिफिकेशन में हम देखते हैं कि इंडियन डाइट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट रिच होता है। कार्बोहाइड्रेट रिच यानी पीपल जो इंडियन पेशेंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं कि जो इन जनरल जो पॉपुलेशन है वो कार्बोहाइड्रेट बहुत कंज्यूम करते हैं, जैसे राइस हो गया, रोटी हो गया, इस पोटैटो हो गया, ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। उसके अलावा जो कुछ कल्चरल हैबिट्स है, जैसे लोग स्वीट खाते हैं, जैसे खाने में शक्कर डालते हैं, इस तरह की जो हैबिट होती है उसके वजह से डायबिटीज़ बहुत बढ़ गया है। उसके अलावा हम पेशेंट्स को एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। एक्सरसाइज की सलाह जैसे पेशेंट समझ लीजिए ओवरवेट या ओबीज है, हम उनको डेली एटलीस्ट 1 आवर एक्सरसाइज की सलाह देते हैं और एक्सरसाइज में उनको मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी एक्सरसाइज जैसे हो गया जुम्बा हो गया या फिर डांस हो गया या एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। और अगर समझ लीजिए पेशेंट नॉर्मल वेट है तो उनको मिनिमम 30 मिनट एक्सरसाइज करना है डेली 30 मिनट्स या फिर हफ्ते में 150 मिनट, जो भी आपकी कैपेसिटी हो, ये मिनिमम है। उसके ऊपर आप कितना भी कर सकते हैं। उसके अलावा जब पेशेंट का जब इनिशियली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और डाइट से अगर कंट्रोल नहीं होता है तो उसके बाद हम पेशेंट्स को दवाई या जैसे टैबलेट्स या फिर और इंजेक्शंस हो गए, ये सब ट्रीटमेंट में आता है। डॉक्टर क्या खाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है डायबिटिक के पेशेंट है तो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ों का परहेज इस समय ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है? डाइट के बारे में अगर बोला जाए तो हर एक जो हम कंज्यूम करते हैं वो कैलोरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट एंड अकॉर्डिंग टू योर BMI। आपका जो कैलोरी है वो रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप कैलोरी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। और अगर कैलोरीज में भी जो भी आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, उसका एक परसेंटेज होता है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हैं 50 to 60% ऑफ योर टोटल कैलोरी शुड बी कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो ले रहे हैं 15% से ज़्यादा नहीं 15% लेना चाहिए मिनिमम, उतना उससे ज़्यादा ले सकते हैं। फैट हो गया, फैट 30% से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। फैट में भी अगर हम देखें तो सैचुरेटेड फैट जो होता है उसको 10% से कम लेना चाहिए। और इंडियंस में टेंडेंसी होती है कि वो फ्राइड फूड जो कंज्यूम करते हैं, जब भी हम तेल को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रांस फैट एक्यूमुलेट होता है और ट्रांस फैट का बहुत ही हम एक तरह से बोल सकते हैं वो हेल्थ के लिए बहुत ही हैजार्डस है। ट्रांस फैट यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को एक लिमिटेड क्वांटिटी में एज रिकमेंडेड लेना चाहिए और जितना हो सके हमें शुगरी ड्रिंक्स जो हो गए जैसे कोला, पेप्सी, इस तरह के ड्रिंक्स हो गए, फ्राइड आइटम्स हो गए, ये सब कम करना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना चाहिए जैसे रिकमेंड किया हुआ है। और कुछ सावधानी है जो बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? डायबिटीज़ का ये है कि इट इज़ मेटाबॉलिक डिजीज़, तो इसमें काउंसलिंग का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। देखा गया है प्रैक्टिस में कि पेशेंट जो होते हैं वो कुछ दिनों के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, या फिर डाइट के साथ भी वैसा ही होता है। आप पेशेंट को डाइट एडवाइस करते हैं या एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, पेशेंट कुछ दिनों के लिए उससे कंप्लाइंट यानी कुछ दिन फॉलो करता है और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। मगर जिस तरह से जैसे ही आप वो डाइट जो एडवाइस किया है उसको छोड़ेंगे तो उसका जो एडवांटेज है वो चला जाएगा। उसी तरह से ट्रीटमेंट का भी है। जैसे इंडियंस या फिर पेशेंट जब भी हमारे पास आते हैं और उनको कोई ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है तो वो अपनी मर्जी से या विदाउट डॉक्टर की सलाह लिए पेशेंट ट्रीटमेंट छोड़ देता है बीच में, या पेशेंट फॉलो अप नहीं रखता है, या अगर उसको बताया जाए कि आप शुगर चेक कीजिए, फ्रिक्वेंटली चेक कीजिए, तो वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है इन सभी चीज़ों के लिए पेशेंट का काउंसिल करना, पेशेंट को उस चीज़ के लिए काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट का अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिजीज़ एंड उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसके वो बहुत ही ज़रूरी है। जब पेशेंट डिजीज़ को जानेगा, जब उसे पता होगा कि उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, भले ही वो अभी ना हो, 10 साल बाद या 20 साल बाद हो, मगर वो कॉम्प्लिकेशन वो अगर आज प्रिकॉशन लेगा तो वो 10 साल बाद या 20 साल बाद उसे कम कर सकता है, या नहीं भी ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉम्प्लिकेशन उसे ना हो। तो उसके लिए पेशेंट को आज से काउंसिल करना है, पेशेंट्स को आज से एफर्ट लेना होगा, तभी वो पॉसिबल होगा।
बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति है अगर इंडिया पहली पोजीशन पर आने वाले दिनों में डायबिटीज़ को लेकर रहेगा। सर, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे थे कि अब ये और ज़्यादा चिंता पैदा करने वाली स्थिति में आप पहुंचा है। अब मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो डायबिटीज़ के आखिर प्रकार कितने होते हैं? ब्रॉडली स्पीकिंग डायबिटीज़ के 3 प्रकार होते हैं, जैसे टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और एक होता है जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जिसमें बॉडी का इम्यूनिटी खुद का जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं हमारे पैनक्रियाज में, उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके वजह से पेशेंट्स की बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है और पेशेंट को डायबिटीज़ हो जाता है। ये कॉमनली बच्चों में देखा जाता है। इसके अलावा जो कॉमन डायबिटीज़ है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे जेनेटिक कॉज हो गया और उसके अलावा ओबेसिटी जो अभी इंक्रीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड। उसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ऐसा हम देखते हैं कि लोगों का जो एक्सरसाइज करने का जो काम है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर जो घर पे बैठे रहते हैं, घर पे बैठ के कंप्यूटर देखना, टीवी देखना, ये सारी चीज़ें, घर पे बैठ के ही सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, सब ऑनलाइन हो गया है। तो लोगों का जो सेडेंटरी लाइफ है वो बहुत ही इंक्रीज़ हो गया है और उसके वजह से ओबेसिटी बहुत इंक्रीज़ हो गया है। इसके अलावा अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जिनमें फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, उनको देखा गया है कि उनको हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ होता है। उसके अलावा जो होता है वो एक है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी प्रेगनेंसी के दौरान जिसको डायबिटीज़ डेवलप होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ डेवलप होता है उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बिकॉज प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ये उसके लिए भी डिट्रीमेंटल होता है और साथ में जो बच्चा होने वाला होता है उसके लिए भी डिट्रीमेंटल होता है। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ होता है उनको 7 से 10 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होता है कि उन्हें फ्यूचर में डायबिटीज़ हो। इसीलिए अगर हम इस टाइम पे अगर प्रिकॉशन लेंगे तो ये जो फ्यूचर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अगर डायबिटीज़ इस प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करें और जो बच्चा होने वाला है उसको भी रेगुलरली फॉलोअप करे तो उसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वो भी प्रिवेंट किया जा सकता है, बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों में इस चीज़ का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता क्या है और इसके किस तरह का प्रिकॉशन लेने के बाद इसको प्रिवेंट या फिर कम किया जा सकता है। डॉक्टर मनोज, हम लोग ये देखते हैं कि पहले एक समय था कि उम्र दराज लोगों को ही 40 प्लस को कहा जाता था कि डायबिटीज़ के शिकार होंगे, लेकिन आज की परिस्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। कम उम्र के बच्चे भी इसके जद में आ रहे हैं। जिस तरह से ओबेसिटी और हमारे जो देश में बढ़ रही है लास्ट 3 डिकेड से, जिस तरह से जो फूड अवेलेबिलिटी है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो एक्सपेंडिचर कैपेसिटी है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है। उसके वजह से जो फूड हैबिट्स चेंज हुए हैं इंडिया में, उसके वजह से ओबेसिटी बहुत इंक्रीज़ हुआ है। और जैसे हम देखते हैं जैसे जैसे ओबेसिटी इंक्रीज़ हो रहा है, लोगों का फूड हैबिट चेंज हो रहा है, तो डायबिटीज़ जिसको पहले कहा जाता था कि ये एल्डर एज ग्रुप में होता है जैसे 60s 70s, तो अभी बच्चों में भी डायबिटीज़ होने लगा है। और कॉमनली टाइप 2 डायबिटीज़ जो पहले एल्डरली एज ग्रुप में हुआ करता था। हम ये भी लगातार देखते हैं कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक बार अगर डायबिटीज़ हो गई है तो कहा जाता है वो जीवन भर साथ नहीं छोड़ती है। ऐसे सिचुएशन में किस तरह के प्रिवेंशन की ज़रूरत होती है? अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो डायबिटीज़ एक स्टेज होता है डायबिटीज़ के पहले, प्री डायबिटीज़, जिसमें ब्लड शुगर जो होता है वो पेशेंट का डायबिटीज़ रेंज में नहीं होता है, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल ऑल्सो। तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया में जितने डायबिटीज़ है उतने ही प्री डायबिटीज़ है, यानी जिनको पता नहीं है कि जिनको डायबिटीज़ है। तो हमें इन लोगों को डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि लोगों को जब पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ हुआ है वो टाइम पे उनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जितना शुगर हाई रहेगा उतना उसका कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमें इन पेशेंट्स जो कहा जाता है प्री डायबिटीज़, इनको डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ज़रूरी इसलिए है कि अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशन ले इस टाइम में, प्री डायबिटीज़ के टाइम पे, यानी जैसे
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, डाइट कंट्रोल हो गया, एक्सरसाइज हो गया, वेट लॉस हो गया, अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करें प्रॉपरली तो इन लोगों का जो फ्यूचर में रिस्क है डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। मगर एक बार अगर समझ लीजिए आपका डायबिटीज़ ड्यूरेशन जो है बहुत ज़्यादा हो गया, 5 साल 10 साल, तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना या फिर उसे क्योर करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये टाइम ऐसा हो जाता है कि आपका शुगर बहुत ज़्यादा है तो वो टाइम पे आपका डायबिटीज़ क्योर नहीं हो सकता है। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि प्री डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर अच्छे से काउंसिल किया जाए, उनका लाइफस्टाइल और डायबिटीज़ एजुकेशन किया जाए तो उनका डायबिटीज़ बहुत हद तक कम किया जा सकता है। डॉक्टर मनोज, हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा इस दौरान देखने को मिलते हैं, कितना चैलेंजिंग भी रहता है ये कॉम्प्लिकेशंस? कॉम्प्लिकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो पेशेंट्स को बिफोर दे डेवलप डायबिटीज़ पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ को डायग्नोस करना बिफोर योर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज टू वेरी हाई लेवल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, प्री डायबिटीज़ रेंज में भी जब ब्लड शुगर लेवल डायबिटीज़ रेंज में नहीं होता है तभी से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे पेशेंट्स की नसों में प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे जो खून की नलियाँ है वो सिकुड़ने लगती है, उनके अंदर प्लाक एक्यूमुलेट होना चालू हो जाता है। पेशेंट्स को आई साइट में प्रॉब्लम होता है, रेटाइनोपैथी जिसे हम बोलते हैं, आँखों का जो रेटाइना है वो ख़राब होने लगता है। उसके अलावा पेशेंट को पैर की नसों में तकलीफ़ होने लगती है, जलन देना, रात में तलवों के नीचे जलन देना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, ये सारी चीज़ें होने लगती है। स्ट्रोक होता है जिसे हम हेमीपैरेसिस बोलते हैं, शरीर का आधा हिस्सा काम ना करना, ये सारी चीज़ें होती है। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत कॉमन है किडनी का इन्वॉल्व होना। जैसे पेशेंट का किडनी इन्वॉल्व जब हो जाता है तो पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत होती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नसें ख़राब हो जाना, बहुत बार ऐसा होता है कि नसें ख़राब हो जाने के बाद पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको कोई जख्म हो गया है। जैसे नॉर्मल आदमी को पता चलता है कि कोई पिन चुभ रहा है या फिर कोई लग गया है तो पेशेंट नॉर्मल आदमी में वो सेंसेशन होता है। जैसे जैसे डायबिटीज़ प्रोग्रेस हो जाता है उनकी नसों में इतना खराबी आने लगती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उन्हें ये सारा सेंस होना ख़त्म हो जाता है और रिपीटेड पेशेंट्स को ट्रॉमा होने लगता है। जैसे समझ लीजिए कोई चल रहा है, अगर समझ लीजिए कोई कील पैर में घुस गई तो भी पेशेंट को पता नहीं चलेगा। और बिकॉज डायबिटीज़ के वजह से उसका इम्यूनिटी इतना कम हो जाता है कि बॉडी की जो अपने अंदर की शक्ति होती है घाव को भरने की वो बहुत ही कम हो जाती है और ये जो घाव जो होता है वो बढ़ते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट्स का कभी कभी लिम्ब, उसका पैर जो है काटना पड़ता है टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। सो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ये बाद में आता है जब पेशेंट को डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो जाता है। तो ये जो सारा कॉम्प्लिकेशन है ये हम पहले से ही प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली डाइट, हमारा डायबिटीज़ अगर कंट्रोल करे, ब्लड शुगर लेवल प्रॉपरली कंट्रोल करे और रेगुलर फॉलोअप में रहे। रेगुलरली फॉलोअप यानी जिस तरीके से हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं उस तरीके से शुगर चेक करें। डॉक्टर मनोज, अंतिम सवाल में लेना चाहूँगी, दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह की चिंता आपने व्यक्त की कि एक समय पे चाइना टॉप पे था लेकिन जैसे इंडिया में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं हमारे सारे श्रोताओं को यही कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो है इंडिया में बहुत ही रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है और जो पेशेंट और जो हमें जो अवेयरनेस है लोगों में बहुत कम है। हमें ड्यूरिंग प्रैक्टिस और एक चीज़ देखने में आती है कि लोगों में मिथ्स बहुत ज़्यादा है। मिथ्स यानी जो गलत इन्फॉर्मेशन है, ये जो सारी गलत इन्फॉर्मेशन जो होती है थ्रू सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सअप हो गया और इंटरनेट पे काफ़ी सारी जानकारियाँ अवेलेबल होती है। काफ़ी सारे साइट्स होते हैं जो कुछ जो होते हैं दे आर साइंटिफिकली वेरी साउंड और जो कुछ होते हैं उनका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे व्हाट्सअप और सोशल मीडिया पे चलती रहती है। तो पेशेंट्स को ये ध्यान में रखना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन उनको ऑनलाइन या फिर व्हाट्सएप में मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स इन इन्फॉर्मेशंस को फॉलो करते हैं और उन चीज़ों में पड़ जाते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स
वो शुगर की जगह पे गुड़ यूज़ करते हैं या फिर हनी यूज़ करते हैं, और वो उनमें ऐसी गलत भावनाएं होती है कि ये सारी चीज़ें सही है। मगर मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी जो भी आप इंफॉर्मेशन ऑनलाइन ले रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास आ रही है, आप उससे अपने डॉक्टर से पहले उसे जांच लीजिए, उसे समझ लीजिए। अगर वो आपको लगता है, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं, तभी उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। या फिर नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे और आपका शुगर जो है वो और इंक्रीज़ होगा और कंट्रोल नहीं होगा। डायबिटीज़ जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल यानी हमारा जो खान पान है, हमारी दैनिक जो शैली है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को, हमारा खान पान सुधारे, हमारा एक्सरसाइज जो है, लाइफस्टाइल है, उसे सुधारे, ये सारी चीज़ों को फॉलो करें, रेगुलरली डॉक्टर को दिखाए, हमारे शुगर चेक करें, जो ट्रीटमेंट एडवाइस किया है वो सब फॉलो करें, तो हम काफ़ी हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और जागरूक जानकारियां जो है वो साझा की गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। चिंता इसलिए भी है क्योंकि अब हर एज ग्रुप इसके जद में आ रहा है, इसलिए जागरूकता और उसके हिसाब से किस तरह के लाइफस्टाइल को आप एडॉप्ट करते हैं, वो सब आज के समय में किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि अपने आप को जितना हो सके सुरक्षित रखें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर और हेल्दियर देने की कोशिश करें। आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।